उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं। 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, एक अंदर की बात बताता हूं, सरकार के अंदर की। जो 36 मंत्री हैं उन्होंने अभी एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया सरकार के अंदर। सरकार के अंदर आप समझते हैं संगठन बनता है वहां भी। उन्होंने क्यों बनाया? तो एक मंत्री को मैंने पूछा, भाई आपने क्यों एसोसिएशन बनाया? तो उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया। तो क्या बात का? कि हमको काम दो। काम ही नहीं है हमारे। तो मैंने पूछा आप दिवस भर करते क्या है? कि बस बैठते हैं एसी में, सवेरे आते हैं शाम को घर चले जाते हैं, कुछ उसमें देखते रहते हैं टीवी वगैरह, और तो कुछ काम है नहीं। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना देश में जिसके मंत्रियों की जरूरत ही कम थी। ज्यादा से ज्यादा 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में, अभी तो 73 मंत्री। काम कहां से आए? लेकिन खर्चा उनका सबका मंत्रियों वाला। फिर उन मंत्रियों के नीचे मुख्यमंत्री, पूरे देश में 28 मुख्यमंत्री। दर एक मुख्यमंत्री का साल का खर्च 10 कोटि, तो 28 का 280 कोटि। फिर 28 राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर, हर एक राज्यपाल का 11-12 कोटि का खर्च, तो 300 कोटि वो। फिर राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र के अलग राज्य के अलग। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे राज्य सरकार में 90 के ऊपर 94 मंत्री इस समय, 94। और उनमें से 18 मंत्री हैं जिनको कहते हैं मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, बिना खाता मंत्री। खाता कहां से लाए? लेकिन मंत्री है सर, आएगा कहां से? और जो मंत्री खाता के बगैर हैं उनका एक बरस का चाय पानी का खर्च 1,36,00,000 रुपए का। चाय पानी का खर्च, खाता नहीं है लेकिन चाय पानी, शायद चाय पानी के लिए ही मंत्री। फिर एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा यूपी में कि भाई इतना जंबो मंत्रिमंडल क्यों? तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए तो बना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा मेरे उत्तर प्रदेश में 405 आमदार होते हैं, पहले तो 425 थे, फिर जब से उत्तरांचल अलग हुआ तब से हमारे यहाँ 405 आमदार। तो मैंने कहा एक दिन आएगा सब आमदार को मंत्री बनाओगे, क्योंकि हर एक का वोट चाहिए मुख्यमंत्री, और सबके लिए मंत्री की गाड़ी दोगे, लाल बत्ती दोगे, हरी बत्ती दोगे, सब करोगे। और उनके लिए रहने को घर फ्री है, बंगला फ्री है, बिजली फ्री है, मोबाइल फोन फ्री है। आप जानते हैं हर एक मंत्री को मोबाइल फोन फ्री है। और उनको जो मोबाइल मिला हुआ है वो रोमिंग है, ऑल इंडिया है। वो फोन करें या न करें, 8,000 रुपए महीने का तो उसका बिल है, 8,000 रुपए महीने का बिल है। वो फोन करें या न करें, हर एक मंत्री को ऑल इंडिया मोबाइल, स्टेट में भी और सेंट्रल में। फिर उसके बाद जब वो सदन नहीं चलता, माने विधानसभा नहीं चलती, लोकसभा नहीं चलती, और अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, तो वो अलाउंस अलग से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल मिलता है। केंद्र के मंत्री को बड़े आराम से बरस में 400 लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है, मिनिमम इतना तो है। फिर हवाई जहाज की यात्रा फ्री है, फिर रेल की यात्रा फ्री है। तो क्या क्या नहीं है उनको। एक एक घर के मंत्री को मैंने देखा 5-5 एकड़ में घर बना हुआ है, 5 एकड़, और उसमें वो भाजी करते हैं और भाजी भी बाजार में बेचते हैं, उसकी भी कमाई कर लेते हैं। आप हंसिए मत, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं। दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में मैंने देखा वो भाजी पाला करते हैं और बाजार में बेच के उसका भी नफा लेते हैं, क्योंकि 5 एकड़ का प्लॉट है, क्या करेंगे उसमें, रह तो सकते नहीं, तो उसमें खूब करते हैं, तो उसमें से कमाई करते हैं। तो ये परिस्थिति है। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 800 खासदार अपने देश में, और 800 खासदार के ऊपर 4,025 आमदार पूरे देश में। हर एक खासदार का एक महीने का खर्च 1 लाख रुपए। और ये जो पगार बाढ़ हुआ ना अभी 15-20 दिवस पूर्व, 3 पट पगार बाढ़ किया, तो पगार बाढ़ के बाद अब खासदार का महीने का खर्च हो जाएगा 3 लाख रुपए। अभी तक 1 लाख रुपए महीने था, 3 लाख। अब आप देखो ये चतुराई क्या है। आप अगर अखबार पढ़ोगे तो उसमें खबर ये है कि पहले उनको पगार थी 4,000 रुपए मासिक, अब 12,000। ये तो बेसिक है, इसके ऊपर बहुत कुछ होता है। ये तो आपको मुझको मूर्ख बनाने के लिए बेसिक सैलरी है।
इसके अलावा जो उनको दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट के, उनके सेक्रेटरी के, उनके असिस्टेंट के नाम पर, उनके पूरे ऑफिस के नाम पर, फिर उनको बिजली के खर्चे के नाम पर, पानी के खर्चे के नाम पर, घर खर्चे के नाम पर, फिर हवाई जहाज की यात्रा, वो सब मैंने एक बार जोड़ा तो एक खासदार का महीने का औसतन खर्च ₹1,00,000 और अब पगार बाढ़ के बाद हो जाएगा ₹3,00,000। अच्छा, अब ₹3,00,000 खासदार की पगार हो गई, माने खर्चा 1 बरस का, तो भी खासदार संतुष्ट नहीं, कहते हैं अभी और बढ़ाओ इसको। हमारे देश में एक खासदार हैं, उनका नाम है राजीव शुक्ला, और राज्यसभा में अभी खासदार हुए हैं थोड़े दिवस पूर्व। तो उन्होंने अभी थोड़े दिवस पूर्व कहा कि ये ₹3,00,000 मासिक जो हमारा खर्चा है ये कम है। तो उसको किसी ने पूछा कितना होना चाहिए, तो उसने कहा 12 लाख होना चाहिए कम से कम। तो फिर उनको पूछा गया, भाई 12 लाख रुपए महीने का आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको इतना मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा अमेरिका में मिलता है इतना। तो अमेरिका चले जाओ, फिर यहां क्यों हो हिंदुस्तान? जाओ अमेरिका, हमने तो नहीं रोका है आपको, ले लो वहां का वीजा, चले जाओ। और अमेरिका में तो उल्टी हालत है, अभी जो गए हैं उन्हीं को पीट पीट के भगा रहे हैं अभी। तो अमेरिका में 12 लाख रुपए मासिक है, और वो तब है जब उनकी इकोनॉमी का स्केल और हमारी इकोनॉमी के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का 1 साल का बजट हिंदुस्तान के 10 साल के बजट के बराबर है। तो जब उनका 1 साल का बजट 10 साल के हमारे बजट के बराबर है, उस बजट में वो 12 लाख रुपए महीने देते हैं। लेकिन एक माहिती मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये, अमेरिका के किसी भी खासदार को ना तो मुफ्त में मोबाइल फोन मिलता है, न मुफ्त में हवाई यात्रा करने को मिलती है, न मुफ्त में रहने को घर मिलता है, न मुफ्त की बीज मिलती है, न मुफ्त का पानी मिलता है। उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना दूसरे लोगों को देना पड़ता है। हमारे खासदार ये भूल जाते हैं जब ये कहते हैं। और अमेरिका ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी खासदार को मुफ्त में मोबाइल फोन नहीं मिलता। ब्रिटेन में आप चले जाइए, ब्रिटेन में जितने भी एमपीज हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, सबको किराए के घर में रहना पड़ता है या अपने घर में रहना पड़ता है। सरकार किसी को घर नहीं देती, गाड़ी किसी को नहीं देती, भत्ता किसी को नहीं देती। हमारे ही देश में है ये व्यवस्था। तो इतनी भयंकर पगार का खर्च अपने देश का, और ये खर्चा कितना है? मैंने एक बार ये सब खर्चा जोड़ा, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे हिंदुस्तान में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर तक पगार का खर्च एक बार मैंने जोड़ा। फिर बाद में मुझे लगा कि सरपंच को भी इसमें शामिल करूं, क्योंकि अब उनको भी पगार मिलने लगी है। तो 5,76,000 सरपंच हैं पूरे देश में, तो उनका भी खर्च मैंने जोड़ा। तो 1 बरस के पगार का ही खर्च 87,000 कोटी रुपए, 1 बरस का। और ये जो 87,000 कोटी रुपए पगार के ऊपर खर्च होता है, वो हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आप पूछोगे क्यों? आप सीधे से हिसाब जोड़ लो ना। अगर ये 87,000 कोटी बरस में खर्च नहीं होता, सीधे लोगों में बांट दिया जाता, तो भी एक एक व्यक्ति को इस देश में 8,700 रुपए बड़े आराम से बरस में मिल सकता। नहीं करते, हम व्यवस्था ही नहीं चलाते, ना हमें संसद चलानी है, लोकसभा ना विधानसभा। बंद कर दो ये सब, क्योंकि आप चलाते हो हमारे लिए और हमारा ही काम होता नहीं, पगारवाड़ होती रहती। जब संसद में पगारवाड़ का विधेयक आता है, सब खासदार एक बाजू में हो जाते, कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में आ जाते। और पगारवाड़ का विधेयक 3 मिनट में पारित होता है, बस 3 मिनट में। और मुझे इस बार इतना खराब लगा कि इसी वर्ष हिंदुस्तान में भूख से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, और इसी वर्ष अपने पुडारी पगारवाड़ में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने देश में। और दुख ही नहीं, शर्म आती है मुझे मेरे देश के पुडारियों। यही देश है जिसको भारत हम कहते हैं। 50 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे पुडारी होते थे जो देश के लिए सब कुछ दे सकते थे, घर में जो है वो भी निकाल के दे सकते। आप उन पुडारियों के नाम गिन लो। लोकमान्य तिलक, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, सावरकर, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ, एक एक पुडारी का नाम लेते जाओ। चाफेकर बंधु, ये जितने भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो। इन सभी नाम लेने वालों के नेताओं के चरित्र लगभग क्या थे कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे।
अपना घर देना हो तो घर दे सकते थे, बच्चों को दांव पर लगाना हो तो बच्चों को दांव पर लगा सकते थे, नौकरी छोड़नी हो तो नौकरी छोड़ सकते थे, धंधा छोड़ना हो तो धंधा छोड़ सकते थे, और किया है उन्होंने। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस में टॉपर थे, और अंग्रेजों की सरकार में आईसीएस टॉप करना कोई मजाक बात नहीं थी। हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश नहीं मिलता, और उन्होंने अंग्रेजी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए खुद टॉप किया था। वो बहुत बड़े पद पर नौकरी के लायक थे, लेकिन टॉपर होने के बाद भी नौकरी छोड़कर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, सब छोड़ दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे घर के बच्चे थे, चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया सब। चाफेकर बंधु भी ऐसे ही थे। हमारे देश में सावरकर की कोई कमी थी क्या योग्यता में? महात्मा गांधी की योग्यता कुछ कम थी क्या? बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास, बैरिस्टर थे, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लोकमान्य तिलक को देखो, लोकमान्य तिलक के पास बार एट लॉ की डिग्री थी, वो चाहते कोटिपति बन सकते थे, लेकिन इन सब ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया, अपनी जान तक दी। पैसा तो कुछ भी नहीं होता, पैसा दान तो कोई भी कर सकता है, अपनी देह का दान करना, अपनी जान देना, अपनी कुर्बानी देना, ये तो ऊंची बात है। वो सब करने की मान्यता रखने वाले पुढ़ारी वो एक बाजू में, और आजकल के हरामखोर पुढ़ारी दूसरे बाजू में। आजकल के पुढ़ारियों को तो कहीं से मौका मिल जाए तो जोंक की तरह से चिपकते हैं, और खून जब तक अंतिम बूंद बाकी है आप में तब तक चूसते रहते हैं। ऐसे हैं सब, कहीं मौका मिल जाए। देखो आप, एक तो पगार में पैसा लेते हैं भरपूर, भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता भरपूर, फिर यही पुढ़ारी रिश्वत भी लेते हैं अलग से। आप छोटे से छोटा काम लेके जाओ, अकोला में कहीं पर किसी मोहल्ले में एक हैंड पाइप लगाना है, और मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूं आप ले जाओ कि हमें एक हैंड पाइप लगाना, बिना पैसे के आपका काम हो जाए तो आप मुझे बता देना। छोटे से छोटा काम, गली में किसी कोने पर हैंड पाइप लगाना, किसी गांव में कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना, गांव की सड़क बनाना, जो उनका काम है, जो फर्ज है, जिसके लिए हम उनको टैक्स देते हैं, उसमें ऊपर से रिश्वत अलग से लेते हैं। और क्या है, बंटवारा है, पूरा मंत्रालय बंटवारा करता है पैसे का। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप अकोला में कोई एक स्कूल खोलना चाहो तो आपको जितनी रिश्वत देनी पड़ेगी उतने में शायद 2 स्कूल खुल जाए। परमिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर मिल गया तो नॉन ग्रांट वाला होगा, फिर ग्रांट वाला कराने में अलग से आपको, ये सारे धंधे वो करते हैं। रिश्वत भी लेते हैं, घूस भी लेते हैं, और रिश्वत और घूस जब लेते हैं तो ये भी नहीं देखते कि ये गरीब आदमी है, नहीं दे सकता। वो तो कसाई जैसे निर्दयी होते हैं। जैसे कसाई होता है ना, वो ना गाय को देखता है ना बड़द को देखता, सब पे उसका छुरा चलता है बड़ा, वैसे ही कसाईपन इनमें आ गया। गरीब से गरीब आदमी को नहीं छोड़ते। मैंने कई बार मेरी आंखों से देखा, मैं तो गांव-गांव में जाता हूं, इतने गरीब लोग जिनके पास विचारों के पास खुद का कुछ नहीं है, पुढ़ारियों ने उनको भी धोखा देने में कमी नहीं छोड़ी। किसी को धोखा देते हैं, तुमको नौकरी लगवाएंगे, मुंबई आ जाओ, इतना पैसा दे दो, बेचारा कहीं से कर्ज लेके देता और मुंबई पहुंच के कुछ नहीं उसका। और अभी तो ऐसे केस पकड़े जाने लगे हैं। अभी तो कोई एक बाई पकड़ी गई है जिसका टेप है, ओरिजिनल टेप है, जिसमें उसने कहा कि तुमको शिक्षक की नौकरी मिलेगी, 35,000 रुपए ले आओ, और गारंटी देकर वो बाई बोल रही है, मैं नाम भूल गया, नहीं तो नाम लेके बताता, यही महाराष्ट्र की पुढ़ारी है। वो कहती है कि तुमको गारंटी से नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो 33-35,000 रुपए वापस करेगी। और वो जिस व्यक्ति ने ये सब किया उसने टेप कर लिया, क्योंकि तहलका.com जब से हुआ है लोगों में थोड़ी होशियारी आ गई। तहलका.com ने थोड़ा होशियार तो बनाया ही है लोगों को, तो उसने टेप कर लिया और ले जाके सुना दिया कि देखो इस तरह से घूस और रिश्वत छोटे छोटे कामों में, तो वो अलग से है, पगार अलग से, रिश्वत और घूस अलग से। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि इनको पगार देने की जरूरत क्या, रिश्वत और घूस में ही इतना बना लेते हैं। इन सब की पगार तो 0 कर देनी चाहिए, लेकिन वो है। तो रिश्वत अलग से, घूस अलग से, पगार अलग से। और अब एक आखिरी बात इनके बारे में कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा उसमें कमाई पैसे की अलग से। जैसे एक एनरॉन नाम की अमेरिकन कंपनी आई यहां महाराष्ट्र के बहुत सारे पुढ़ारियों ने कहा कि हम उसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि जो उसको अरब सागर में फेंकने वाले थे उन्होंने ही सामने से समझौता कर लिया। तो एनरॉन का समझौता हुआ तो बीज बनना शुरू हुआ, तो बीज प्रकल्प अभी लग गया, तो उसमें बीज बनना शुरू हुआ 8 रुपए यूनिट।
₹8 यूनिट बीज बनता है एनरॉन में। अभी तो 2 महीने से बंद है, लेकिन जब बंद हुआ तो ₹8 यूनिट का उसका रेट था। और वैसे महाराष्ट्र में एनरॉन के अलावा जो बीज प्रकल्प चलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहां महाराष्ट्र में बनती है, उसमें 1 यूनिट बीज बनता है 65 पैसा। एनरॉन के अतिरिक्त 1 यूनिट बीज महाराष्ट्र में 65 पैसे का हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और एनरॉन का ₹8। एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा कि ये चक्कर क्या, एनरॉन के बिना हम बीज बनाते हैं तो 65 पैसे यूनिट, और एनरॉन वही बीज बनाता है तो ₹8 यूनिट। कहने लगे राजू भाई क्वालिटी का फर्क है। तो मैंने कहा भाई क्या क्वालिटी का फर्क है, बीज तो बीज होता, उसमें क्या क्वालिटी का फर्क है? क्वालिटी का फर्क बल्ब में हो सकता है, ट्यूबलाइट में हो सकता है, बीज में क्या फर्क है? लेकिन वो ऐसा समझते थे कि मैं मूर्ख हूं तो मैं मान जाऊंगा। उन्होंने कहा क्वालिटी का फर्क है। मैंने कहा भाई ये कौन सी क्वालिटी? क्वालिटी बल्ब में ट्यूबलाइट में हो सकती है, बीज तो एक ही जैसा। तब वो कहने लगे ये इंपोर्टेड बीज, माने अमेरिका से हमने कंपनी बुलाई है, उसका ये बीज है। तो उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास न कोई प्रमाण था न कोई सबूत था। उसके थोड़े दिवस के बाद ही पता चला कि जिस एनरॉन कंपनी को यहां प्रकल्प मिला चलाने के लिए या बनाने के लिए, उस एनरॉन कंपनी ने पुढ़ारियों को 247 कोटी रुपए की रिश्वत खिलाई। 247 कोटी। और ये बात कैसे खुली? एनरॉन कंपनी के एक अधिकारी ने अमेरिका में ही इस बात को खोला। कैसे खोला? अमेरिका में एक हंगामा आजकल चल रहा है। ये तो हुआ अतिरेकी हमला, ये नहीं, इससे भी बड़ा एक हंगामा ये है कि जॉर्ज बुश नाम का जो प्रेसिडेंट है उसको एनरॉन कंपनी ने $9 अरब की रिश्वत दी है, जॉर्ज बुश को, जो इस समय अमेरिका में प्रेसिडेंट है। और उस एनरॉन कंपनी से $9 अरब लेकर तो वो राष्ट्रपति बना है। एनरॉन का ये कहना है कि इसको राष्ट्रपति हमने बनाया। अगर हम $9 अरब नहीं देते, $9 अरब कोई छोटी रकम नहीं है, $9 बिलियन, $900 करोड़। तो एनरॉन ये कहता है कि इतना पैसा हम नहीं देते तो ये तो प्रचार नहीं कर पाता, तो राष्ट्रपति नहीं बन पाता, तो हमने बनाया। तो उनको पूछा गया क्यों बनाया? तो अमेरिका में एक स्टेट है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट में बीज की पूरी व्यवस्था एनरॉन कंपनी के हाथ में आए, इसके लिए उन्होंने $9 अरब दिया प्रेसिडेंट बुश को। एनरॉन ये चाहता था कि पूरी बीज व्यवस्था, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमारे हाथ में आ जाए कैलिफोर्निया में। तो उसका कुछ काम शुरू भी हुआ था, लेकिन घोटाला बीच में खुल गया तो वो बात वहीं पे रुक गई। तो अब एनरॉन के खिलाफ अमेरिका में बहुत बड़ा माहौल है, उसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हुए हैं, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। तो उसी के दौरान एक एनरॉन कंपनी के अधिकारी को ये पूछा गया कि भाई अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति को पैसा देके खरीद सकते हो तो सब दुनिया में आप यही करते होगे? तो उन्होंने कहा करते। तो उनको कहा गया भारत में भी ऐसा किया? कि हाँ किया। तो भारत में क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा 247 कोटी रुपए दिया भारत के पुढ़ारियों को। तो उसको पूछा गया कि आपने अपनी बैलेंस शीट में कहीं लिखा है ये 247 कोटी रुपए? तो उन्होंने कहा हाँ लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा कि हमने रिश्वत में दिया, घूस में दिया। तो पूछा गया कैसे लिखा है? तो उन्होंने कहा हमारी बैलेंस शीट में वो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन। अब ये चक्कर क्या, पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होता है? ये राजनीतिक शिक्षण एक नई बीमारी आई है इस देश में। बहुत सारे शिक्षण होते हैं, समाज शिक्षण होता है, गणित का शिक्षण होता है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सबका। ये राजनीति का क्या शिक्षण? तो एनरॉन कंपनी के अधिकारी का ये कहना है कि पहले कोई पुढ़ारी हमारा विरोध करते हैं, फिर हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने हमारा विरोध करना बंद कर दिया, तो उनका राजनीतिक शिक्षण हो गया। ये है। अब आप जरा एक कल्पना करो कि एक एनरॉन कंपनी 247 कोटी रुपए की रिश्वत अगर दे सकती है तो भारत में एनरॉन जैसी 4000 कंपनियां हैं, कितने लाख कोटी की रिश्वत दी होगी आप सोचो। फिर मैं थोड़े दिन से इस पूरे प्रकल्प में बहुत पीछे पड़ा हूं, एनरॉन वाले में, एनरॉन जैसे कई प्रकल्प में। तो मुझे माहिती ये मिल रही है कि ये जितने भी प्रकल्प ऐसे लगते हैं, कोई भी परदेशी कंपनी आती है, बिना रिश्वत और बिना घूस के कोई प्रकल्प उनको मिलता ही नहीं, सैंक्शन नहीं होता। तो इतना सारा पैसा ये लोग जब बनाते हैं प्रकल्पों में तो वो कहां जाता? एक तो पगार का लेते हैं, फिर घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, फिर प्रकल्प लगते हैं प्रोजेक्ट में, उनमें से अलग से लेते हैं। ये सारा का सारा पैसा ये जो पुढ़ारी लोग हैं भारत से ले जाकर परदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं।
दुनिया में एक देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। देखने में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है, ऐसा कहते हैं। वहां कुछ 10-12 बैंक हैं, उनका कुछ नाम है, जैसे बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिख, ऐसे ऐसे वहां पर कुछ 12-15 बैंक हैं। उन बैंकों में अकाउंट्स ओपन होते हैं, लेकिन वहां जो अकाउंट्स ओपन होते हैं उनकी एक विशेष बात है। विशेष बात यह है कि जो भी व्यक्ति वहां जाकर अकाउंट खोलता है, उस व्यक्ति को वहां ब्याज नहीं मिलता, उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और सर्विस चार्ज कैसे देना पड़ता है? जैसे मान लो $1 कोटी आप वहां जमा करो तो 4.5% के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आप $1 कोटी जमा करके आ गए और 10 वर्ष तक आप दूसरा कुछ उसमें नहीं जमा कर पाए, तो वो $1 कोटी आपका सर्विस चार्ज में ही खत्म हो लेगा, क्योंकि 4.5% के हिसाब से हर साल का 4.5 लाख, फिर अगले साल का, फिर अगले साल का, तो 10-15 साल में वो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से वहां अकाउंट चलते हैं। दूसरे उन अकाउंट्स की एक विशेषता होती है कि आप जब स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो कभी उसकी किसी को पोल नहीं बताते, जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि ये अकाउंट का पैसा घोटाले का है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो वो तुरंत पोल खोल देते हैं, और अगर सिद्ध नहीं होता तो वो दबा के रखते हैं। तीसरी एक महत्व की बात है कि जिन अकाउंट में ये पैसा रखा जाता है, वो सबके सब अकाउंट में सामान्य रूप से कोई नॉमिनी नहीं होता। जिसने जमा किया वो ही विड्रॉ कर सकता है, और अगर मर गया तो डूब जाता है, ऐसा भी होता है। अब ये सब पुढ़ारी उन बैंकों में ले जाके पैसा रखते हैं, और जिन पुढ़ारियों ने उन बैंकों में पैसा रखा है उनके बारे में मैंने पिछले 10 वर्षों में कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम है शिव खेड़ा। आपने सुना होगा, आजकल अखबारों में उनका बहुत जाहिरात आता है। उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है जीत आपकी, बहुत चलती है पूरे देश में। शिव खेड़ा बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, और उनका इसी विषय पर अध्ययन है। भारत के पुढ़ारी जो ब्लैक मनी पैदा करते हैं या लूट और रिश्वत का पैसा जो रखते हैं वो स्विस बैंक में जाता है, तो उसके बारे में उनका अध्ययन है। अभी थोड़े बरस से वो भारत आने लगे हैं शिव खेड़ा। अभी थोड़े समय पूर्व वो उड़ीसा में थे, संबलपुर नाम के गांव में, मैं भी था वहां पर। हम दोनों व्याख्यान देने एक ही शहर में गए। तो शिव खेड़ा से अभी शायद मेरी 1.5-2 महीने पहले मुलाकात हुई। तो मैंने उनको पूछा कि आपके स्टैटिस्टिक्स क्या कहते, कितना पैसा है भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में? तो उन्होंने कहा, राजीव भाई, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके अनुसार भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में $2000 बिलियन, $2000 बिलियन। अब ये कितना होता है? 2000 अबज डॉलर। 1 अबज में 100 कोटी और $1 में 47 रुपए, तो 2000 अबज डॉलर कितना? 2000 अबज डॉलर आप समझ लो 98 लाख कोटी रुपए, माने 100 लाख कोटी रुपए के आसपास। हमारी कुल लोक संख्या 100 कोटी और पुढ़ारियों का पैसा 100 लाख कोटी, तो एक एक को कितना मिल सकता है? आप सोचो जरा, 100 लाख कोटी पुढ़ारियों का पैसा स्विस बैंक में पड़ा है। और इनमें मजे की बात ऐसी है, वो ये बताते हैं शिव खेड़ा कि बहुत सारे पुढ़ारी हैं जो मर गए, लेकिन पैसा वहां पड़ा हुआ, क्योंकि अब उनके परिवार का कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। कानून उनका ऐसा है कि जो जमा करेगा वही विड्रॉ करेगा, नॉमिनी वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप सोचो इतना पैसा। तब मेरे समझ में अब सब बात आती है। बात क्या आती है? 10 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, 9 पंचवर्षीय, उनमें 90 लाख कोटी खर्च हुआ, लेकिन देश का विकास और वैसे का वैसा ही है, गरीबी, भूखमरी, बेकारी। तो ये गया कहां? यही पैसा है जो स्विस बैंक में गया। पुढ़ारियों ने रिश्वत ली, घोटाले किए, घोटाले का पैसा कहां गया? स्विस बैंक में गया। और वो पैसा जो स्विस बैंक में पड़ा है, अगर भारत में होता तो देश में गरीब और बेकार व्यक्ति का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि इतना पैसा अगर हमारी करेंसी में होता, हमारे लोकल करेंसी के सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में होता ये पैसा, तो आप जानते हैं इसमें से क्या हो सकता? कोई मजाक बात नहीं है, 2000 अबज डॉलर बहुत रकम होती।
अगर ये 2000 अरब डॉलर देश में रहती, पुढ़ारियों ने देश के बैंकों में ही रखा होता, बैंक में से हमने कर्ज लिया होता, कर्जे से कोई कारखाना चलाया होता, कारखाने में माल बनाया होता, माल बनाकर बाजार में बेचा होता, बेचकर मुनाफा कमाया होता, फिर कर्ज को वापस किया होता, फिर दूसरे ने लिया होता, तो आप सोचो देश का कितना औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती थी इसी पैसे। और मैं तो बोलता हूं कुछ भी नहीं किया होता, सब गरीबों को बांट दिया होता खुले हाथ से, तो हर एक गरीब आदमी कोटिपति हो जाता है। ये देश की गरीबी का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण। ये पुढ़ारी लोग अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए क्या कहते हैं, लोक संख्या बाढ़ इस देश में है, इसलिए देश में गरीबी भूखमरी है। और मैं तो कई पुढ़ारियों को जानता हूं जो आमदार और खासदार बनने के पहले उनके पास टूटी साइकिल नहीं थी चलने, और आज एक के पास 400-400 कोटी की संपत्ति, 500-500 कोटी की संपत्ति। ऐसे भी कई पुढ़ारियों को मैं जानता हूं जो सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे, आमदार खासदारों ने, आज उनके पास 500-500 कोटी की संपत्ति। ये कहां से आ रहा है सारा? तो वो कहते हैं ईश्वर ने हमें दिया, भगवान ने दिया, भगवान उन्हीं को देता, मुझे क्यों नहीं देता, आपको क्यों नहीं देता? और उनके घर में कोई पेड़ लगा है रुपए का, वो हिलाते हैं तो उसमें से गिरता है। ये सब हमारा पैसा, आपका पैसा, मेरी मेहनत का, आपकी मेहनत का, ये गलती से इनके हाथ में लग गया या घोटाला करके उनके हाथ में लग गया, उसी में से ये सब चलता है। तो भारत की गरीबी, भूखमरी, बेकारी का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं देश का पैसा परदेश जाना, देश की लक्ष्मी का परदेश जाना, देश की संपत्ति का परदेश जाना। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप गरीब हो जाएंगे। लक्ष्मी का नाराज होने का अर्थ है लक्ष्मी आपके घर से निकल जाए, परिवार से बाहर जाए तो आप गरीब हो जाएंगे। तो देश एक बड़ा परिवार है, देश में से पैसा निकल गया, लक्ष्मी चली गई तो देश गरीब हो जाएगा। तो वही गरीबी लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेकारी क्यों आ रही है इस देश में? बेकारी का एक दूसरा बड़ा कारण, बेकारी का कारण ये है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले 10 वर्षों से या 15 वर्षों से एक व्यवस्था चलाई है जिसको उदारीकरण कहते हैं, जागतिकीकरण कहते हैं। उस व्यवस्था में अंधाधुंध परदेशी माल, अंधाधुंध परदेशी कंपनियां आ रही। और हमारे पुढ़ारियों ने क्या किया कि जो परदेशी माल भारत में आकर बिक रहा है उस पर टैक्स बहुत कम कर दिया, और परदेशी माल पर जो पाबंदी थी, जो कॉन्स्ट्रेंट थे, वो सब हटा लिए। जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे वो सब हटा लिए हैं, टैक्स के रिस्ट्रिक्शन हटा लिए हैं, और जो अमाउंट के रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हटा लिए हैं। वो सब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, टैक्सेशन के रिस्ट्रिक्शन सब हटा लिए। तो अंधाधुंध परदेशी माल बिक रहा, और बहुत सस्ती कीमत पर। हमारे देश में आप कल्पना करो कि परदेशी माल कितनी सस्ती कीमत पर है। आजकल अपने हिंदुस्तान में पाम तेल बिकता है। उदारीकरण के बाद पाम तेल बिकना शुरू हुआ इस देश में, और 1 लीटर पाम तेल बड़े आराम से 15 रुपए से लेकर 20-22 रुपए तक मिल जाता है 1 लीटर। उसी भारत में 1 लीटर शिंग तेल आप खरीदो, नारियल का खोपरे का तेल आप खरीदो, या कोई 1 लीटर कपास का तेल खरीदो, या 1 लीटर सरसों का तेल खरीदो, तो वो आपको 30-35 रुपए लीटर से 60-70 रुपए लीटर है। तो अपने देश का जो स्वदेशी तेल है वो 30-35 रुपए लीटर से 60-70 रुपए लीटर तक, और जो परदेशी पाम तेल है वो 15 रुपए से लेकर 25-30 रुपए लीटर तक। तो पाम तेल अंधाधुंध बिकता है, और भारत के स्वदेशी तेल सब धीरे धीरे बिकने कम हो गए हैं। तो तेल के उद्योग सब बंद हो गए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा में माहिती ली, मेरे एक मित्र हैं, खासदार हैं, मैंने उनको कहा कि आप पूछो सरकार से कितने तेल उद्योग बंद हुए। उन्होंने सरकार से सवाल किया, सरकार ने जवाब दिया 1997 के साल से पाम तेल बिकना शुरू हुआ बड़ी मात्रा में, अब तक अपने देश में 64,000 तेल उद्योग बंद हो गए। 64,000 ऑयल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। राजस्थान में बंद हो गई, गुजरात में बंद हो गई, महाराष्ट्र में बंद हो गई, मध्य प्रदेश में बंद हो गई। सभी तेल उद्योग एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। और उन तेल उद्योगों में काम करने वाले हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं। और मजदूरी बेकार नहीं हो रहे हैं, उन तेल उद्योगों को जो सप्लाई करने वाले काश्तकार थे उनको भाव नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी हालत खराब है। तो काश्तकार भी मर रहा है, व्यापारी भी जा रहा है, मजदूर भी बेकार है। जिस तरह परदेशी पाम तेल बिक रहा है उसी तरह से परदेशी कापड़ बिक रहा है। साउथ कोरिया का कापड़ बिकता है, स्विस कॉटन बिकता है, हांगकांग का कापड़ बिकता है,
और अब तो सरकार ने क्या किया है, जो सिले सिलाए कापड़ मिलते थे जिनको रेडीमेड गारमेंट्स कहते हैं, उनके लिए भी दरवाजा खोल दिया है, वो भी बहुत सारे परदेशों से आकर बिकते हैं। पहले अपने देश में रिस्ट्रिक्शन था कि सिले सिलाए कापड़, रेडीमेड गारमेंट्स परदेशी कंपनी नहीं बेचेगी, इसको भारत की ही कंपनियां बेच सकती थी। अब उदारीकरण के नाम पर उसको पूरा खोल दिया, तो सिले सिलाई कापड़ भी परदेशों से आकर बिकते हैं। गंजी बिकती है, अंडरवियर बिकता है, ब्रेसियरीज बिकती हैं, ढेर सारे कापड़, पैंट बिकती है, टी शर्ट बिकती है, बहुत सारे पेंटलून और तमाम कंपनियों के नाम से बिकते हैं। उनकी वजह से क्या हो रहा है, अपने देश के छोटे छोटे हजारों उद्योग बंद हो रहे हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाते थे, और कापड़ मिलें भी बंद हो रही। परदेशी कापड़ जब से बिकना शुरू हुआ तब से भारत सरकार ऐसा कहती है 350 कापड़ मिलें तो बंद हो गई। मुंबई में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में बंद हुई, बड़ोदरा में बंद हुई, सूरत में बंद हुई, और मिलें बंद हो रही हैं, उसके साथ साथ लूम्स बंद हो रहे हैं, पावर लूम्स जिनको आप कहते हैं। अकेले मुंबई शहर में भिवंडी गांव में आप जाइए, 3 लाख पावर लूम्स बंद पड़े हैं, पूरा भिवंडी का सत्यानाश हो। मैं अभी थोड़े दिन पहले कोल्हापुर जिले के एक गांव में गया, उसका नाम है इचल करंजी। इचल करंजी में 60,000 लूम्स चलते थे, अभी उनमें से मुश्किल से 2-3 हजार चल रहे, बाकी सब बंद। इचल करंजी की यार। सूरत में 98,000 लूम्स बंद है, अहमदाबाद में बंद है, और जो पावर लूम्स पे दिन में 3-3, 4-4 मजदूर काम करते थे, अब वो पावर लूम्स की मशीनें कौड़ी के भाव मिलती हैं, किलो के भाव से, भंगार के भाव से मिल रही। पूरा कपड़ा उद्योग का सत्यानाश हो। और आप जानते हैं कि भारत में यही एक कापड़ उद्योग है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, और उसी की तबाही और बर्बादी सबसे ज्यादा। फिर ऐसे ही परदेशी सीमेंट बिक रहा है, परदेशी लोहा बिक रहा है, परदेशी केमिकल्स मिल रहे हैं, परदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मिल रहे हैं। धीरे धीरे सब भारत के कारखाने बंद होने के कगार पर हैं। अब तक कितने कारखाने बंद हुए हैं कुल मिलाकर? तो सरकार ऐसा कहती है पावर लूम्स की संख्या को अगर अलग कर दिया जाए तो जो इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं पूरे देश में, उनकी संख्या 4,64,000 स्मॉल स्केल, और काम करने वाले उसमें करोड़ों मजदूर बेकार हो गए। अब जब ये बेकारी बढ़ी है तो इस बेकारी का एक दुष्परिणाम निकला, और वो दुष्परिणाम क्या निकला कि जैसे जैसे किसी देश में बेकारी बढ़ती है वैसे वैसे देश में डिमांड कम होने लगती है, मांग कम होती है मार्केट। क्यों? जो परिवार बेकार है, जो आदमी बेकार है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो बाजार में कुछ खरीद नहीं सकता, तो उसकी क्रय शक्ति खत्म होती है, और जब उसकी क्रय शक्ति खत्म होती है तो वो सामान खरीदना कम कर देता है, सामान बिकना कम होता है, और जब सामान नहीं बिकता है तब हम कहते हैं मंदी चल रही है। वही भयंकर मंदी इस समय देश में चल रही है। आप में से बहुत सारे व्यापारी भाई यहां बैठे होंगे, आप जानते हैं कि कितनी भयंकर मंदी। लोग कहते हैं कि ऐसी मंदी हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। पिछले 50 वर्षों में ऐसी मंदी लोगों ने देखी और सुनी नहीं। फिर कई लोगों को मैं पूछता हूं कि भाई ये मंदी क्यों है, तो कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी है, अमेरिका में मंदी है, यूरोप में मंदी है। अमेरिका और यूरोप में मंदी और भारत में मंदी दोनों अलग अलग है। अमेरिका और यूरोप में मंदी का कारण है सरप्लस प्रोडक्शन, यहां मंदी का कारण है लोगों की भयंकर बेकारी, जिससे हुआ है परचेजिंग कैपेसिटी कम, वो मंदी का कारण। फिर कई लोग कहते हैं कि अमेरिका यूरोप की मंदी का भारत पर असर है, तो मैंने एक बार पूछा कि क्या असर हो सकता है? हमारा एक्सपोर्ट तो कुछ है नहीं अमेरिका यूरोप में। जो वर्ल्ड मार्केट में टोटल एक्सपोर्ट है उसमें हमारा हिस्सा तो 0.02% है, तो वर्ल्ड मार्केट में हमारा 0.02% का हिस्सा, तो उस मंदी का अपने से क्या लेना देना? अगर वर्ल्ड मार्केट में हमारा हिस्सा 10, 15, 20% होता तो जरूर हमें उससे लेना देना होता, तो उस मंदी का अपने मंदी से कुछ लेना देना। उनकी मंदी का कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके देश में लोगों की कंजम्पशन की लिमिट पूरी हो गई, ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते वो। अब चूंकि वो ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते इसलिए मंदी है। और अमेरिका और यूरोप की मंदी का एक दूसरा कारण मैं और बताता हूं, जिससे 2 दिवस 3 दिवस पहले की ये जो अतरे की घटना है वो जुड़ी हुई है, उसको आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये जो वॉशिंगटन में इतना बड़ा तमाशा हो गया, 2 बड़े टॉवर्स को ध्वस्त कर दिया एक हवाई जहाज ने। ये 2 बड़े टॉवर्स करीब 110 मंजिल वाले थे, जिसमें पता नहीं कितने हजार लोग मरे हैं। कोई भी निर्दोष नागरिक मरे तो दुख होना चाहिए हमें, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग ऐसा मानते हैं कि किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि जीवन देने का अधिकार जब हमें नहीं है तो मारने का अधिकार हमें नहीं, तो हम तो सब दुख ही प्रकट कर सकते हैं।
लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, इसका मंदी के साथ सीधा रिश्ता है, मैं ऐसा मानता हूं। आप मेरी बात को थोड़ा हो सकता है आज हंसें, लेकिन आप देखेंगे 10 बरस के बाद मेरी बात आपको पूरी की पूरी सच दिखाई देगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भयंकर दुर्घटना अतिरेकियों ने की, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में 2 टावर उन्होंने उड़ा दिए, इसका मंदी के साथ सीधा रिश्ता है। आप पूछोगे कैसे, वो मैं बताता हूं। यूरोप और अमेरिका में मंदी क्यों आती है? मैंने यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी का पिछले 10-12 वर्षों में काफी स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मुझे जो हैरान करने वाली बात मिली, माहिती मिली, वो ये कि वहां जो है इंडस्ट्रीज जो चलती हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो पूंजी निवेश होता है, वो किन इंडस्ट्रीज में है? हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है। वॉर इंडस्ट्री माने युद्ध के उद्योग, युद्ध के उद्योग माने हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं कुछ नाम लेता हूं आपको। एक बहुत बड़ी कंपनी है रेथियोन कॉरपोरेशन, हजारों अबज डॉलर के हथियार हर साल बनाती है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है हथियार बनाने वाली। दूसरी नंबर की जो कंपनी है अमेरिका की, एक्सॉन, हथियार बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी। तीसरी अमेरिका की कंपनी है फोर्ड। आपको जानकारी है कि फोर्ड कार बनाती है। कार बनाना तो छोटा सा धंधा है उसका, जो कुल धंधा है उसके 5% में वो कार बनाते हैं। 95% इन्वेस्टमेंट उनका वॉर इंडस्ट्री में है, फोर्ड का। उससे भी बड़ी एक अमेरिकन कंपनी है जीएम, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स के बारे में आपको माहिती है कि ये भी कार बनाती है। कार बनाती है, लेकिन कार बनाना उनका संपूर्ण बिजनेस नहीं है, उनका बड़े बड़े मिसाइल बनाने का बिजनेस। तो रेथियोन है, फोर्ड है, जीएम है, एक्सॉन है। ऐसी मैंने अमेरिका की 50 कंपनियों की एक यादी बनाई है, और उन 50 कंपनियों का एक साल का हथियार बनाने का जो कुल खर्चा है, वो दुनिया के 150 देशों के बजट से ज्यादा है। इतना भयंकर उनके यहां वॉर इंडस्ट्री है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है, हथियार उद्योग कहते हैं उसको वहां। और अमेरिका में उसको सैटेलाइट इंडस्ट्री कहते हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री माने मुख्य उद्योग। सैटेलाइट का अर्थ ये उपग्रह ही नहीं होता, सैटेलाइट का एक अर्थ होता मुख्य, सबसे केंद्र। जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो माने एग्रीकल्चर हमारे लिए सैटेलाइट इंडस्ट्री है। अमेरिका युद्ध प्रधान देश है, उनके लिए वॉर इंडस्ट्री सैटेलाइट इंडस्ट्री। अब अमेरिका में क्या होता है, हथियार भयंकर बनते हैं, लेकिन वो हथियार जब नहीं बिकते तभी मंदी आती है, क्योंकि हथियार बन रहा है तो बिकना ही चाहिए। नहीं बिकेगा तो कारखाने बंद है, कारखाने बंद है तो मजदूर बेकार है, और हथियारों के कारखाने बंद तो स्टील वाले कारखाने भी बंद, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, केमिकल इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, सीमेंट इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है। तो सैटेलाइट इंडस्ट्री जब खतरे में आती है तो अमेरिका के 90 दूसरे उद्योग खतरे में आ जाते हैं। 90 इंडस्ट्रीज अमेरिका में है जो वॉर इंडस्ट्री पे टिकी हुई है। एक ही इंडस्ट्री है अमेरिका में जो वॉर इंडस्ट्री पे नहीं टिकी हुई है, जिसको कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। बाकी सभी इंडस्ट्रीज उनकी वॉर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। अब अमेरिका में क्या होता है कि हर 25-30 बरस के बाद ऐसा होता है, एक साइकिल है वहां पर। आप अगर ध्यान दें तो भयंकर मंदी आई 1905-1910 के बीच में, भयंकर मंदी अमेरिका और यूरोप में। फिर क्या हुआ, उस मंदी को दूर करने के लिए पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा 1914 में, जो शुरू हुआ और 1917 तक चला, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़कर अमेरिका ने अबजों डॉलर पंप कर दिया वॉर इंडस्ट्री में, उनकी मंदी दूर कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि 15-20 वर्षों में ये साइकिल रिपीट होता है। तो फिर क्या हुआ, 1930 में फिर मंदी आ गई, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको तो पढ़ाया जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन 1930। तो भयंकर मंदी आ गई 1930 में। फिर अमेरिका ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, उस 1930 की मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ पर्ल हार्बर नाम की अमेरिका में एक जगह है, वहां पर अटैक हुआ। तो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ
तो फिर विश्व युद्ध भड़क गया। दिखाया ये जाता है, बताया ये जाता है कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापानियों ने किया, लेकिन अमेरिका के ही कुछ खोजी पत्रकारों ने अभी 3-4 बरस पूर्व ये निकाल दिया और सनसनी फैला दी पूरी दुनिया में कि 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए पर्ल हार्बर पर अटैक अमेरिका ने खुद ही करवाया, अपने ही ऊपर अटैक करवाया। तो फिर आप पूछोगे जापानियों की थ्योरी क्या थी? जापान के कुछ नागरिकों को जबरदस्ती हवाई जहाज में बिठाया गया और उन हवाई जहाजों से बमबारी कराई गई, तो सारी दुनिया में ये संदेश गया कि जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया है, तो अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए जापान पर हमला बोला, जिसमें 2 एटम बम उन्होंने गिरा लिए। और 2 एटम बम गिराने के पहले भरपूर युद्ध लड़ा। रूस, ब्रिटेन और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक बाजू में मित्र देश, दूसरे बाजू में शत्रु देश। 3 साल भयंकर युद्ध चला, 1941 से लेकर 1944। और 1944 में जब युद्ध धीरे धीरे कम हुआ, तो क्यों कम हुआ? उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के सारे गोडाउन्स खाली हो गए, इसलिए शांति हो गई। और शांति भी कैसी जबरदस्त हुई, दुनिया में एक पीस उन्होंने बनाया, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बोला, और उस वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला, वो यूनाइटेड नेशंस बन गया। और यूनाइटेड नेशंस को ये कहा गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की युद्ध की लड़त के बाद अपनी मंदी को कम कर लिया। अब वो मंदी कम हो गई, फिर उसके बाद अब फिर मंदी आ गई अमेरिका में। अब मंदी आई है तो फिर उनको युद्ध लड़ना है। बीच में भी एक बार मंदी आई थी 1980 के आसपास, तो उस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने इराक और ईरान को आपस में लड़वा दिया। 10 साल दोनों कुत्ते की तरह से लड़ते रहे। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ वो कैसी बात से शुरू हुआ। मैं आपको एक सच घटना बताता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक अखबार, वो अखबार में एक दिन खबर छपी कि ईरान और इराक के बीच में एक तेल क्षेत्र है जिसको शत अल अरब कहते हैं, वहां भयंकर तेल छुपा हुआ है। खबर छपी अखबार में, अमेरिका के अखबार। अब जैसे ही ये खबर छपी तो इराक की सरकार को मालूम हुआ कि हमारे देश में कोई इलाका है जहां बहुत तेल है। ईरान को भी लगा कि हमारा भी एक इलाका है, वहां पर बहुत तेल है। वो इलाका था बफर जोन कहलाता था। बफर स्टेट एक ऐसा इलाका होता है जिसमें किसी भी देश का कब्जा नहीं होता, दोनों देश चाहे तो उसको समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नो मैन्स लैंड होती है ज्यादातर जो बफर स्टेट होती है। तो शतल अरब में तेल छुपा है, तो इराक ने कहा ये हमारा है, ईरान ने कहा ये हमारा है। तो अमेरिका बीच में चौधरी बन के आया, उसने कहा भाई आपस में लड़ते क्यों? तो उसने कहा क्या करें? तो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव ले आओ। तो दोनों ने कहा ठीक है प्रस्ताव ले आओ। तो यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अरे अब कैसे तय किया जाए, तेल किसका है, क्षेत्र किसका है? तो ऐसा करिए आप युद्ध लड़ लीजिए आपस में। बाकायदा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात आई कि आप युद्ध लड़ लो। तो ईरान इराक दोनों तैयार हो गए। अमेरिका यही चाहता था। अब ईरान इराक ने जब युद्ध की तैयारी शुरू की तो अमेरिका की हथियार बेचने वाली कंपनियों के मजे आ गए। उन्होंने इराक को भी हथियार बेचे, ईरान को भी बेचे, धुआंधार। इधर से सप्लाई ईरान को, उधर से इराक को। और अमेरिका की कंपनियों ने ग्रुप्स बना लिए, कुछ कंपनियां इराक के समर्थन में, कुछ ईरान के समर्थन, धुआंधार हथियार बेचे। और 10 बरस युद्ध चला, और 10 बरस के युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के 80 लाख नागरिक मार लिए। फिर भी फैसला नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। 10 बरस युद्ध चला, 80 लाख लोग मरे, कोई फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा। फिर सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उसने कहा भाई फैसला कर लो आपस में। तो पहले भी हो सकता था, लेकिन कहा युद्ध लड़ लो। अब कहा फैसला कर लो। फैसला करने की बात तब आई जब हथियार खत्म हो गए, गोडाउन्स खाली हो गए, रातों रात पैदा नहीं हो सकते, तो चलो फैसला करो। तो फैसला हुआ। तो फैसला क्या किया अमेरिका ने चौधरी बनके कि अगर तेल है तो खोदते हैं उसको, आधा आधा बांट लेंगे। अब ये बात तो पहले भी समझ में आती थी, आधा आधा बांट लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों देशों के बीच तेल खुदाई का काम शुरू हुआ, तो ठेका किसको मिले वो सवाल आया। तो अमेरिका ने हमारी कंपनियों को दे दो ठेका। ना इराक को ईरान पर भरोसा, ना ईरान को इराक पर भरोसा। दोनों एक ही सभ्यता के देश हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हो गए कट्टर।
तो उनका भरोसा नहीं एक दूसरे पे, तो अमेरिका की उसमें लाग लग गई। वो जो बिल्ली बंदर की कहानी है ना, वो आप जानते हैं, 2 बिल्ली लड़ती थी, एक बंदर था, और वो एक की रोटी खाता था, वो दूसरे की भी, तो वो कहानी में पूरी रोटी बंदर ही खा गया, बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। वही हुआ इसमें ईरान इराक के साथ। तो अमेरिका ने कहा हमको दे दो धंधा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों अमेरिकी कंपनियां जिन्होंने युद्ध के लिए हथियार बेचे थे, उन्हीं को तेल निकालने का ठेका भी मिला। अब उन कंपनियों ने तेल खोदना शुरू किया, माने ड्रिगिंग शुरू की, और जब करते गए 2-3 बरस के बाद कहा कि यहां कुछ भी तेल नहीं है, हो गया काम। अब जब ये तय हो गया कि इसमें कुछ भी तेल नहीं है, तो ईरान इराक वालों ने सिर पे माथा अपना पीटा कि हम पागलों की तरह से लड़ते रहे, अब यहां कुछ भी तेल नहीं। तब इराक के राष्ट्रपति, जिसका नाम है सद्दाम हुसैन, उसने कहा कि अमेरिका ने हमको लड़वाया, ये खलनायक है, ये विलेन है। तब से वो अमेरिका के खिलाफ हो गया। तो अब अमेरिका कहता सद्दाम हुसैन को मार दो, क्योंकि वो अब अमेरिका की पोल खोलता है, इसलिए उसको मार दो। अब वो क्या है तमाशा सारा कि सद्दाम हुसैन ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के ऊपर केस किया था, क्योंकि खबर वहां छपी थी कि यहां भयंकर तेल है, अखबार में खबर छपी थी। अखबार वाले गए और कोर्ट में माफी मांगाए कि हमारे से गलती हो गई, बस किस्सा खत्म हो गया, कोर्ट ने छोड़ दिया उनको, क्योंकि मुकदमा अमेरिका की कोर्ट में हुआ। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट अखबार जो है, उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन का वो है ना, हर एक अखबार का अपना एरिया होता है, तो वो कहते हैं हमारा एरिया तो अमेरिका है। तो गए वो केस करने, अमेरिका के जज ने उनको माफ कर दिया, भाई गलती हो गई। लेकिन उनकी गलती से 80 लाख लोग मर गए, इसकी माफी उन्होंने कभी नहीं मांगी। वो सारा खेल क्यों किया गया? अमेरिका को मंदी दूर करनी थी, हथियार बेचना था, तो वो सब खेल हो गया। अब देखिए, मैं आता हूं अब की घटना। अभी 3-4 दिन पहले फिर घटना हुई है, 2 टावर ध्वस्त हो गए 110 मंजिल के। अब कहा जाता है कि अतिरेकियों ने उसको तोड़ दिया, हालांकि सबूत उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मिला कि किसने तोड़ा, किसने बम मारा। लेकिन मैं मेरे मन की बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि वो थोड़े दिवस के बाद आपको सच साबित हो जाए। मुझे मन में ऐसा लगता है, मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि ये टावर अमेरिका ने खुद तोड़वाए। आप पूछोगे क्यों तोड़वाए? मैं आपको 3 प्रश्न रख रहा हूं और आप उन पर ध्यान से सोचें। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जिन टावरों को तोड़ा गया उसके लिए जहाज अपहरण किए गए। अमेरिका का एक हवाई अड्डा बोस्टन, अमेरिका का दूसरा हवाई अड्डा लॉस एंजलिस, और अमेरिका का तीसरा हवाई अड्डा जिसको वॉशिंगटन डीसी। वो ये कहते हैं कि बोस्टन से जहाज अपहृत हुआ, लॉस एंजलिस से अपहृत हुआ। ये दोनों ही ऐसे हैं जहां भयंकर सिक्योरिटी है, परिंदा पर नहीं मार सकता। मजाल क्या कि एक चिड़िया वहां पर ऐसी फटक जाए, बोस्टन और लॉस एंजलिस दोनों, और वहां से 4-4 जहाज अपहृत हो गए और 1 घंटे तक पता ही नहीं चला। अमेरिका में सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसा है कि जहाज अपहरण होने के 15-17 मिनट में खबर मिल जाती है कि उसका अपहरण हो गया, 1 घंटे तक खबर ही नहीं। अच्छा, और जो जहाज अपहृत हुए वो अपहरण के बाद सीधे जाकर टकराए। 1 घंटे तक उन्होंने उड़ान भरी, और 1 घंटे उड़ान भरी सिर्फ अमेरिका की एयर स्पेस में, और दूसरे देश में नहीं गए वो। आप जरा ध्यान दीजिए, अमेरिका के ही एयर स्पेस में वो 1 घंटे उड़ते रहे। तो नीचे ये रडार पर बैठने वाले लोगों को क्या सांप सूंघा हुआ था उस समय? ये जो रडार पर लोग बैठते हैं उनको 1-1 सेकंड की खबर रहती है। आप जानते हैं जहाज उड़ता है तो वहां के कुछ नियम हैं। जहाज जब उड़ता है ऊपर स्पेस में तो उसकी रोड्स होते हैं, जैसे हमारे यहां सड़क के होते हैं ना, सड़क का नियम है, एक सड़क पर एक कार चल रही है दूसरे, वहां क्या केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, स्पेस में केव्स बनाई जाती हैं, गुफाएं।